हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज की क्लास में हम जो करवाने वाले हैं वो होने वाला है सोशल साइंस से VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिस विषय का क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूँ वो होने वाला हिस्ट्री। ठीक है, 10th क्लास के है ना, 10th क्लास से हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप लोग इस क्लास को अंत तक देखेंगे और जितने सारे प्रश्न उत्तर मैं करवाने जा रहा हूँ उस सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए देख लेते हैं प्रश्नों को बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी कि प्रत्येक है ना, प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर वाले प्रश्न फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? लिखेंगे इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। लिखेंगे हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का उद्देश्य आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बढ़ते आगे, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ठीक है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? लिखेंगे इसका आंसर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में क्रांति को रोकना और पुरानी जारशाही है ना, माफ कीजिएगा, पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखना था। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर होगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में क्रांति को रोकना और पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखना था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे हम, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद ठीक है का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी समाज का विकास और परिवर्तन मुख्य रूप से उसकी आर्थिक परिस्थितियों और उत्पादन के तरीकों से निर्धारित होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा अगर पूछता है कार्ल मार्क्स से ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते आगे, देखते अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अहस्तक्षेप की नीति क्या है? लिखेंगे इसका आंसर, अहस्तक्षेप की नीति एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार द्वारा लोगों के व्यक्तिगत या आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार आप लोग को पुनः बता दूं, ये सारे के सारे जो प्रश्न बताया जा रहा है आप लोग को है ना, ये सारा प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको नोट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी? ठीक है, लिखना है हमें कि स्वराज दल की उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसका आंसर, स्वराज दल की उपलब्धियां जो थी निम्नलिखित थी। ठीक है ना, पहली उपलब्धियां क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय एजेंडों का पालन किया और ब्रिटिश विरोधी कानूनों को पारित होने से रोका। वहीं आगे लिखेंगे, उन्होंने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की कमियों को उजागर किया, यह दिखाया कि गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी की उपलब्धियां नंबर 3। ठीक है, उपलब्धि नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, स्वराज दल के एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 1924 में द्वैध शासन की कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए है ना मडी मैन कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, यह था इसका तीसरा ठीक है उपलब्धि। ठीक है, स्वराज दल की तीसरा उपलब्धि। ठीक है, लिखेंगे चौथा उपलब्धि में क्या था, उन्होंने व्यापक जन आंदोलन की अनुपस्थिति में भी ब्रिटिश विरोधी भावना को जीवित रखा। इस प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, बिना बकवास के चल रहा है क्लास, किसी तरीके कोई हवाबाजी नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस हो रहा है ना क्वेश्चन आंसर पर, आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई हवाबाजी नहीं है ना, कोई इधर उधर की बात नहीं। चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर में, 1928 में उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, स्वराज दल की उपलब्धियां। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग,
ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित एक सिद्धांत है जो समाज और इतिहास को समझने के लिए आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को आधार मानता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर यह प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? लिखेंगे इसका आंसर, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच और ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। आगे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन नीतियों ने भारतीय कृषि को आत्मनिर्भरता से हटाकर एक व्यावसायिक रूप दिया, जिससे किसानों की स्थिति खराब हुई। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा था? तो हम कह सकते हैं बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या था, भारतीय किसान जो थे आत्मनिर्भर थे कृषि पर, लेकिन उससे उनको हटकर एक व्यावसायिक रूप दिया गया। ठीक है, किसानों की स्थिति बद से क्या हो गई, बदतर हो गई, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसे हम कहेंगे निगेटिव प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, भारतीयों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और शिक्षित भारतीयों को एक संगठित मंच प्रदान करने की आवश्यकता जैसी परिस्थितियों में हुई थी। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोग ध्यान से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया और क्यों? ठीक है, देखेंगे इसका आंसर, मुगल सम्राट, ठीक है, अकबर ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। अकबर ने यह नीति इसलिए बनाई थी ताकि वह एक औद्योगिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू कर सके। आगे लिखेंगे, जिससे भारत का मध्यम वर्ग मजबूत हो सके। इस नीति के माध्यम से, माफ कीजिएगा, इस नीति के माध्यम से उसने स्वदेशी उत्पादन और उद्यमिता को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरीके से प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यह प्रश्न भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12। ठीक है, क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता को बहाल करना था। वियना कांग्रेस 1814 से 1815 में यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों के कारण यूरोप में आए बदलाव को खत्म करके पुराने राजतंत्रों को फिर से स्थापित करना था। ठीक है, आपने देखा वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है, अंततः हम कह सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य जो था पुराने राजतंत्रों को फिर से स्थापित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, है ना, यहाँ जो थे प्राकृतिक संसाधन जो थे, है ना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। ठीक है, इसका सबसे मुख्य कारण यही था कि प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता। ठीक है, लिखेंगे आगे, इंग्लैंड में कोयला और लोहा जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जो उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक थे। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए था, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड में उपलब्ध था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना, पहला कारण यह था। दूसरा कारण की बात करेंगे तो पूंजी संचय। इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य और व्यापार से पर्याप्त पूंजी जमा कर ली थी, जिसका उपयोग बड़े कारखाने बनाने के लिए किया जा सकता था। कहने का मतलब हुआ इनके पास पूंजी भी,
है ना, प्रचुर मात्रा में था। काफी इनके पास पूंजी था, यानी कि रुपया पैसा था, जिससे क्या किया जा सकता था, बड़े बड़े कल कारखाने लगाया जा सकता था, है ना। अतः यही कारण था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। ठीक है, इनके पास पूंजी संचय भी था, प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? लिखेंगे इसका आंसर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका एक प्रमुख विरोधी की थी, है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया खड़ा था। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इसकी भूमिका जो थी एक विरोधी की थी। ठीक है, यह विरोध में थे, है ना, जिसने अपने प्रभाव और सैन्य शक्ति के माध्यम से इन दोनों देशों के एकीकरण को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन खड़ा था? अगर आपसे पूछा जाता ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में तो ध्यान रखिएगा, कहिएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते आगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। यह प्रश्न जो है महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्या है प्रश्न? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त, है ना, विवरण दे। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में हुआ था। ठीक है, भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, क्या लिखेंगे? चंपारण सत्याग्रह जो थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह किया गया था, वो भी 1917 में, है ना। भारत का यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में किसानों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान नील बगान मालिकों के शोषण के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई और किसानों के लगान में कमी की गई। ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का यही फायदा हुआ कि तिनकठिया व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दिया गया था, है ना। किसानों के लगान जो थे उसमें भी कमी की गई। इसके अलावा, है ना, किसानों को क्षतिपूर्ति धन भी मिला, यानी कि किसानों के जो धनों का क्षतिपूर्ति हुआ था, यानी कि जो क्षति हुआ था उसकी भी पूर्ति की गई। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा, VBI प्रश्न है। इस प्रश्न को तो आप लोग खास करके क्या करेंगे, याद कर ही लेंगे और नोट कर ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है ना। यह प्रश्न जो है काफी छोटा प्रश्न है ना। इसका उत्तर भी काफी छोटा दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, है ना, यह प्रश्न जो है काफी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न को छोटा ना समझे, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है, या यूं भी हम कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो विश्व के, है ना, विभिन्न देशों में, है ना, अपना उत्पादन, है ना, तैयार करता है, या अपना उत्पादन क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है, या निर्यात करता है, या आयात करता है, या उत्पादन करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि विश्व के तमाम देशों में, है ना, यह अपना उत्पादन करता है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? ठीक है, यानी कि लॉर्ड लिटन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान कैसे बनाया? लिखेंगे इसका आंसर, लिटन साम्राज्यवादी सोच का था। उसको ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना गया। उसका मुख्य उद्देश्य उभरती भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना था, है ना। भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए उसने यहाँ की जनता पर अन्याय अत्याचार भी किया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है, यह प्रश्न भी क्या है, VBI प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन की विवेचना संक्षेप में करें। यह प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न जो है VBI प्रश्न है। हुआ आंदोलन की विवेचना संक्षेप में करना है। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर, हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में वियतनाम में आरंभ हुआ। इसकी उत्पत्ति उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से हुई थी। इसका केंद्र, है ना, मेकोंग डेल्टा था। इस आंदोलन के प्रणेता हुइना फूसो था। उसके समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी थी। हुइना फूसो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर, है ना, दमनात्मक कार्रवाई की और इस आंदोलन को दबा दिया गया, परंतु वे वियतनाम में राष्ट्रवाद के वेग को रोक न सके। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न का आंसर लिखेगा और यह प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपने जो देखा यह सारे के सारे जो प्रश्न था, है ना, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, यानी कि 2 नंबर के लिए अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया। ठीक है, अब बात कर लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, जो कि
4 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी कि एक प्रश्न का आंसर देने पे 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, दीर्घ उत्तरीय में से मात्र 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, उसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, उसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क जो था है ना, बिस्मार्क जो थे इतिहास के क्षेत्र में काफी बड़ा इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क का नाम है ना, काफी बड़ा नाम है इतिहास की दुनिया में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था, है ना। कहने का मतलब हुआ उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई और कूटनीति तथा सैन्य शक्ति का उपयोग करके जर्मनी को एकीकृत किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है ना, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित कार्य किए। ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कई सारे कार्य किए, जिनमें से कुछ मुख्य कार्य हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य क्या किया था, वो राजनीतिक नेतृत्व किया, है ना। लिखेंगे बिस्मार्क ने प्रशिया के प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया। उन्होंने छोटे छोटे जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए दूरदर्शिता और कुशल राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। ठीक है, इस तरीके से राजनीतिक नेतृत्व भी उसका क्या रहा, सराहनीय रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे उन्होंने रक्त और लौह की नीति का भी अवलंबन किया था। ध्यान रखिएगा, लिखेंगे उन्होंने भाषणों और कूटनीति के बजाय सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से एकीकरण करने में विश्वास रखता था। ठीक है, बिस्मार्क रक्त और तलवार की नीति में विश्वास रखता था, है ना। उनका कहना था, है ना, मार करके काट करके क्या करना है, एकीकरण करना है ना, बात से बात नहीं करना है, सिर्फ मार से बात करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस नीति के तहत उन्होंने प्रशिया के सेना को मजबूत किया और 3 प्रमुख युद्ध लड़ा। ठीक है, पहला युद्ध लड़ा डेनिश युद्ध, ध्यान रखिएगा, जो कि 1864 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध उन्होंने लड़ा ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध, यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया युद्ध, जो कि 1866 में लड़ा गया था। ठीक है, तीसरा युद्ध उन्होंने लड़ा फ्रेंको प्रशिया युद्ध, जो कि 1870 से 71 के बीच में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न का आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना कीजिए। देखेंगे इसका आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1885 में एलन ऑक्टो, है ना, 1985 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे भारतीय नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से किन्होंने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे भारतीय नेताओं ने इसमें क्या किया था, अपना सराहनीय योगदान दिया था। ठीक है, आगे लिखेंगे 19वीं सदी के अंत में और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय, है ना, कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई। कांग्रेस ने भारत को यूनाइटेड किंगडम से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, जितने सारे बच्चे हैं ना इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे, है ना, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं आपको, है ना, मैं आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ क्या करूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार पुनः आप लोग नंबर लिख लेंगे, नंबर क्या है 800, ध्यान रखेंगे 80026, ठीक है, 44, है ना, 156। ठीक है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, सर पीडीएफ दिला दीजिए, मैं पीडीएफ आप लोग को क्या करूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखेंगे इसका आंसर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों की विवेचना नीचे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, चंपारण आंदोलन किया था 1917 में। ठीक है, लिखेंगे गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो नील की खेती करने वाले किसानों पर ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, पहला कदम इन्होंने यही उठाया था।
आगे लिखेंगे असहयोग आंदोलन भी इन्होंने किया था 1920 से 22 के बीच में, है ना। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी संस्थानों का त्याग शामिल था। उन्होंने भारतीय जनता से कहा कि किसी तरीके के विदेशी, है ना, विदेशी वस्तुओं क्या किया जाए, है उपयोग में नहीं लाया जाए, है ना। असहयोग आंदोलन के माध्यम से लोगों को उन्होंने इसलिए जागरूक किया, है ना, कि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग समाप्त किया जाए। ठीक है, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, है ना, किसी भी तरीके के विदेशी वस्तुओं को क्या किया जाए, प्रयोग में न लाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्होंने एक आंदोलन और छेड़ा था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है, दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक तरीके से उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे यदि आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी का, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या था, तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। चलिए आगे देख ले, भारत छोड़ो आंदोलन भी उन्होंने किया था। ठीक है, 1942 में, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ब्रिटिश शासन के तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इन्होंने एक और आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, लिखेंगे गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन का नेतृत्व किया। इन सिद्धांतों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे यह दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत बन गया। वही आगे लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान में चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। ठीक है, जो सिद्धांतों पर आधारित है। किसके सिद्धांतों पर, ध्यान से देखेंगे, जो कि अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न को, है ना, घोल करके ही पी जाने में भलाई है। चलिए लिखेंगे इसका आंसर, यूटोपियन समाजवादियों के विचार सामाजिक न्याय, समानता और सामाजिक सुधार पर केंद्रित थे। उनका उद्देश्य एक ऐसे आदर्श का समाज, है ना, उनका उद्देश्य एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना था जहां सभी लोग समान हो और सद्भाव से रहे। यूटोपियन समाजवादियों के मुख्य विचार इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला विचार क्या था उनका, समानता हो, यानी कि समानता का मतलब हो बराबरी का अधिकार हो, है ना, सभी लोग एक बराबर का अधिकार मिले सभी को। लिखेंगे उनका मानना था कि समाज में सभी लोग को समान अधिकार और संसाधन मिलने चाहिए और अमीर तथा गरीब के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला उनका जो विचार था यही था कि समानता का भाव होना चाहिए हमारे समाज में, है ना, सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो संसाधन के क्षेत्र में हो चाहे किसी तरीके का अधिकार के क्षेत्र में। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच किसी तरीके का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला विचार उनका क्या था, लिखेंगे उनका अगला विचार था साझा संपत्ति। वे निजी संपत्ति के बजाय संपत्ति के साझा स्वामित्व की वकालत करते थे ताकि सभी को संसाधनों तक पहुंच मिल सके। ठीक है, आगे लिखेंगे अहिंसा और सहयोग। उनका मानना था कि समाज में सुधार, क्रांति या संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण तरीकों और आपसी सहयोग से होना चाहिए। उनका यह भी मानना चाहता कि समाज में किसी तरीके की कोई हिंसा न होना चाहिए और सभी समाज के जो वर्ग हैं सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करके आपस में क्या करें, हिल मिलकर रहे शांति और सौहार्द के साथ। ठीक है, उनका यह भी विचार था यूटोपियन का। ठीक है, अगला विचार क्या था, श्रम का समान होना चाहिए। यूटोपियन समाजवादी चाहते हैं कि श्रमिकों को उनके काम का पूरा फल मिले और उसके हितों की रक्षा की जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करें। लिखेंगे इसका आंसर, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है क्योंकि इसने विभिन्न जातीय समूहों को एकजुट किया, स्वतंत्रता संग्रामों को प्रेरित किया और राजशाही तथा साम्राज्यों को चुनौती दी, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। आगे लिखेंगे राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। वही आगे लिखेंगे, लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। नेपोलियन के अभियानों ने जर्मनी और इटली जैसे
क्षेत्रों में एकीकरण की भावना को जन्म दिया, जिससे इन देशों को एक भौगोलिक इकाई से राजनीतिक रूप में बदला गया। राष्ट्रवाद ने लोगों में राष्ट्रीय पहचान और गर्व की भावना को जगाया, जिससे स्वतंत्रता संग्रामों और साम्राज्यों के पतन को बल मिला। यह राजनीतिक संरचनाओं और राज्य की सीमाओं को पुनः व्यवस्थित करने में सहायक रहा, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है। 20वीं सदी में भारत और अफ्रीका जैसे कई एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उभार हुआ, जहां लोग अपनी बेसिक शासकों से स्वतंत्रता चाहते थे। राष्ट्रवाद ने लोगों में राष्ट्रीय पहचान और गर्व की भावना जगाई, जिससे राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, स्वतंत्रता संग्रामों को बल मिला और आधुनिक राष्ट्र राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। इस तरीके से प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा प्रश्न का ध्यान रखिएगा, है ना, इस प्रश्न का। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करें। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बताइए। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के साथ स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल और 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है। 1930 में उन्होंने ब्रिटिश नामक, है ना, कर का विरोध करने के लिए प्रसिद्ध दांडी नामक मार्च का नेतृत्व भी किया। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए आगे लिखेंगे, नारा दिया गया। आगे लिखेंगे, जिसने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में लाखों लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। इस तरीके से महात्मा गांधी का योगदान था, है ना। इस तरीके से महात्मा गांधी का योगदान था। ठीक है। किस चीज में योगदान था, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है। चलिए, तो चलिए मेरे बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, एक नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।